17 में हमारे पास सबसे पहले है फ्लोरीन, पे क्लोरीन, पे ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, एस्टेटीन को हम जरा पूछते नहीं है, तो हम बात करेंगे फ्लोरीन से। अब हमें पता है कि ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्लोरीन जो है वो F2 की फॉर्म में होगा, और मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेते हैं, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। इसी तरह देन वी हैव क्लोरीन, क्लोरीन इज Cl2। ठीक है, और इसका इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर ब्रोमीन है, Br2। देन वी हैव आयोडीन, आयोडीन I2। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखानी चाहिए ना, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ना। अगर मैं ग्रुप 17 की डाउन द ग्रुप बात करूँ, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है एज प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो जो बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना बॉन्ड लंबा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जाती है। जब लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, ये हमने हेलोजन एल्केन्स में भी पढ़ा था। लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। सही है। और देखो, ग्रुप 17 तो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो खत्म होगी वो P5 पे खत्म होती है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। P5 पे खत्म होगी, शेल एक एक बढ़ता, पीरियड जो है वो नीचे जाते जाते तो बढ़ता जाता है। तो इसी तरह ब्रोमीन का 35 होता है, और इसकी जो है वो खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाओ तो वो 4p5 पे। फिर आयोडीन जो है वो 5p5 पे खत्म होगा। ये जब रिएक्ट करते हैं, जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कराते हैं। लेकिन जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, दीज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है, पुलिंग पावर ऑफ एनी एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बहुत बार पढ़ी है डेफिनेशन। या किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डाउन द ग्रुप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इनका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो देखो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करेगा, गेन कौन किसकी वजह से करेंगे, न्यूक्लियस की वजह से करेंगे। अब न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर होता जा रहा है, तो फ्लोरीन जो है वो बड़ी इजली से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्लोरीन को उससे मुश्किल से गेन करेगा, क्योंकि दूर है ना न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल। ब्रोमीन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ब्रोमीन जो है और मुश्किल से करेगा, आयोडीन जो है वो सबसे मुश्किल से करेगा। तो डाउन द ग्रुप their electronegativity decreases, और when they react, how they react, they basically gain electron। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि डाउन द ग्रुप इनकी क्या होगा, डाउन द ग्रुप 17 इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी ग्रुप 1 ग्रुप 2, उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप 17 इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। सही है, यहाँ तक बात समझ आती है? जी सर। ओके। और क्या चीज याद रखनी है जो हम लोग ओ लेवल में भी पढ़ते थे, फ्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, उसका कलर पेल येलो होता है। क्लोरीन जो होती है वो भी रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है। दिस इज ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन गैस इसको कहते हैं। और ब्रोमीन इज ऑरेंज ब्राउन। अच्छा, ब्रोमीन जो होता है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 59 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली लिक्विड होता है, देख चुके हो ये सारी चीजें तुम लोग पहले भी। इसका कलर जो है वो दिस इज ऑरेंज ब्राउन कलर। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये ब्राउन कलर का होता है, वरना ऑरेंज ब्राउन इसका कलर कहते हैं। देन वी हैव आयोडीन। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और उसका कलर जो होता है वो ब्लैक या ग्रे ब्लैक भी इसको कहते हैं, बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो आयोडीन जो है वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है इनटू वेपर्स, और इसके जो वेपर्स होते हैं उसका कलर होता है पर्पल। ये खास बात है इसमें कि सॉलिड स्टेट में इसका कलर ग्रे ब्लैक होता है और जब वो वेपराइज होता है तो इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन का वेपर ऑरेंज ब्राउन का ही होगा। क्लोरीन ऑलरेडी वेपर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में येलो ग्रीन होगी, लेकिन आयोडीन का जो कलर होता है ना वेपर फॉर्म में, वो पर्पल होता है, तो ये याद रखना। अच्छा, डाउन द ग्रुप इनके, अब फ्लोरीन जो है इसका जो आपका एमआर होता है वो 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80। तो मॉलिक्यूल का जो एमआर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ना। डाउन द ग्रुप 17 डीटीजी मतलब डाउन द ग्रुप। इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, या मैं ये कह सकता हूँ वैन डर वाल्स फोर्सेस, कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वैन डर वाल्स होगी। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the molecules increases। और क्या रीजन है इसका? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इनमें होती सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस है। जैसे दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, उनमें आपस में वैन डर वाल्स होती हैं, क्योंकि दोनों सेम एटम्स है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो डायपोल डायपोल तो आता नहीं है इसमें। मतलब अगर क्लोरीन क्लोरीन को मैं देखूं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या है कि इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे विल लाई एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज दे आर सेम एटम्स, so they have the same electronegativities, hence the electronegativity difference is zero, so they will not have partial positive and partial negative charges। ठीक है, तो अब ये देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है कि डाउन द ग्रुप 17 इनके मॉलिक्यूल का एमआर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हेलाइड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर जगह हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड्स को इनकाउंटर कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड्स, इनको आइन जो होते हैं ना ग्रुप 17, देखो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजेंस। और जब इनके आइंस बनते हैं, जैसे फ्लोरीन का आइन फ्लोराइड आइन बना, उसको हम कहते हैं हेलाइड आइन। तो अगर हाइड्रोजन हेलाइड है तो वो ये HCl बॉन्ड इस तरह से बन रहा होता है। इसी तरह हाइड्रोजन, पहले चलो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो बॉन्ड लेंथ में लंबी दिखा रहा हूँ तो ज्यादा ही लंबी दिखा दी है, लेकिन से समझाने के लिए। तो बॉन्ड्स लेंथ इंक्रीज हो रही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो रही होगी, और इन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होंगे ना, क्योंकि
हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये सारे। फ्लोरीन, इवन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन पे सब पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। और देखो डाउन द ग्रुप 17 देयर बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन becomes weaker in hydrogen halides। और उसका रीजन क्या है? as bond length increases due to increase in atomic size। सही, क्लियर है यहाँ तक? अब इनके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेटल के साथ अगर क्लोरीन को रिएक्ट कराओगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और ये आयनिक बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली इनके बीच में, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लोरीन को अगर इसमें देखो तो Cl2 से वो Cl नेगेटिव गया है, तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हुई है। तो 0 से -1 होना, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये तो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना। तो इट विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 Cl नेगेटिव। इसी तरह अभी हमने देखा हेलोजेंस का हाइड्रोजन के साथ, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो वो क्या रिएक्शंस है कि नॉन मेटल के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन HCl बनाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, तो HCl भी गैसियस फॉर्म में बनेगा। ये कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड तो बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाना है तो मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस ले लूंगा, और ये सारे बनते तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हमें एक बात ये भी पता है कि ये जो होते हैं हमारे पास एसिड्स होते हैं, जो कि इनको जब पानी में डालो तो दे गिव H पॉजिटिव आइन, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये एसिड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये आयनाइज हो जाते हैं, तो एसिड एक वाइज हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है जो कि आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इन हेलोजेंस को कंपेयर करूँ ना आपस में, तुम लोगों को अगर याद हो तो ओ लेवल में आप लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक मेटल की स्ट्रिप डालता था तो क्या होता था कि जिंक जो है वो इस कॉपर को हटा देगा, और उसको कॉपर को हटा के इसकी जगह खुद लग जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, एंड साथ में कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसको रिड्यूस करा दिया, रिडक्शन करा दिया। ठीक है, अच्छा, और जिंक को जो है
उसने जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आ गया, दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। याद है ये बात? ऊपर शायद मैंने क्लोरीन में ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था 0 से -1, मैंने शायद उसको रिडक्शन कर दिया, बहरहाल देख लेना। लेकिन यू गाइस नो, ये याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स का ओ लेवल में जो पढ़ते थे? इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास हेलोजेंस में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी क्या बात हुई कि इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप इनके मॉलिक्यूल में रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो हमारे पास मोर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है, डेट इज फ्लोरीन, देन इट्स क्लोरीन, then it's bromine, and then it's iodine. Iodine being least reactive. And fluorine is most reactive. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक तो ये याद रखना, लिख भी लो दोबारा से, वो मेटल्स के लिए था, यहाँ पे भी सेम होता है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन मोर रिएक्टिव हैलोजन displaces a less reactive halogen from, वो मेटल में सॉल्ट सोल्यूशन था, यहाँ पे हैलाइड सोल्यूशन हो जाएगा, from a halide solution of the less reactive halogen. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास क्लोरीन है, उसको हमने डाला सोडियम ब्रोमाइड में, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड लेट से एक्वस फॉर्म में, और क्लोरीन जो हमने एक्वस फॉर्म में पानी में डिसॉल्व करके इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, वो खुद ही एक्वस फॉर्म में आ जाएगी। तो क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन जो है ऊपर है ना ब्रोमीन के, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे लग जाएगा, और ये बन जाएगा NaCl, और जो ब्रोमीन है वो Br नेगेटिव से Br2 फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, वो भी पानी के अंदर है तो वो भी एक्वस होगी, सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर एक्वस होता है। सही है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देना, और सोडियम ब्रोमाइड के साथ 2 लगा देना। तो हाउ कम क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो क्लोरीन डिस्प्लेसेस Br नेगेटिव as Cl2 is more reactive. इसमें अगर मैं Cl2 को देखूं तो Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 से Cl नेगेटिव बना है ना सोडियम क्लोराइड के साथ, तो दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये क्या हुआ है? रिड्यूस हो गया, इसमें रिडक्शन हो गई। और अगर मैं Br नेगेटिव को देखूं, ब्रोमाइड आइन को, वो Br नेगेटिव से Br2 बना, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्रोमाइड आइन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो उनकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जो है वो रिड्यूस्ड हुए हैं, उनकी रिडक्शन हुई है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करा रहा है। इस तरह मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि ब्रोमाइड आयन अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो क्लोराइड आयन को रिड्यूस करा रहा है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है तो बोल दो, पूछ लो।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछना है किसी को कुछ? चलो थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं स्क्रीन को, मतलब मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? तो ये समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम्हें ये समझ आया कि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है खुद? जी सर। अब ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। जो चीज ऑक्सी एक ही रिएक्शन में एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस्ड हो रही है। जो चीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो खुद अगर ऑक्सीडाइज्ड होगी तो वो सामने वाले को रिड्यूस करा देगी ना। जब वो सामने वाले को रिड्यूस कराएगी, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही होगी। तो देखो, जो मोर रिएक्टिव हैलोजन होगा वो हमेशा खुद किसी को जब डिस्प्लेस करेगा तो अपनी एलिमेंटल स्टेट से आयनिक स्टेट में आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 ही जाएगी हैलोजन में अगर बात करें, तो वो खुद रिड्यूस्ड होगा हमेशा। मोर रिएक्टिव हैलोजन हमेशा रिड्यूस्ड होगा, और जब वो खुद रिड्यूस्ड होगा तो वो हमेशा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। अब यही बात समझ? कौन पूछ रहा था? समझ आया? How are we reducing it? How is it being reduced? बारिश थोड़ा सा लाउड। Okay, it's more reactive, so it's taking over the place of bromine. Is that how? Yes, the more reactive halogen will take the place of a less reactive halide ion। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव हैलाइड है, आई मीन इसको अगर मैं उल्टा करवाऊं ना, लेट्स से मैं बोलूं कि मेरे पास Br2 है और मैं इसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालूं, this bromine is less reactive than chloride, so this reaction will not occur because this cannot displace chloride ion. I don't understand how the subscript changed from -1 to 0, though. देखो, क्लोरीन इज अ हैलोजन और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ब्रोमाइड ऑलरेडी इज इन द फॉर्म of ion, it already has Okay. 1 electron, but chlorine is more powerful, so it will gain electron instead of bromide, और bromide को कहेगा कि जाओ Br2 की फॉर्म में। Because it took 2 electrons from. Wait, I don't get it. So. देखो आगे एग्जांपल करते हैं, अभी आ जाएगा समझ। अच्छा, इसमें अगर मैं ऑब्जर्वेशन पूछूं कि क्लोरीन जो है, दिस इज अ क्लोरीन का भी हमने कलर क्या पढ़ा, जैसे येलोइश ग्रीन गैस। तो जब मैं क्लोरीन डालूंगा तो मुझे येलोइश ग्रीन गैस दिखेगी ना, लेकिन जब वो गैस रही नहीं, वो सोडियम क्लोराइड बन गया, आयन बन गया, लेकिन एक ब्रोमीन बन गई, तो वो रेड ब्राउन कलर की गैस होगी। तो इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या हो रही होगी कि येलोइश ग्रीन गैस से रेड ब्राउन गैस आपको बनती हुई, येलोइश ग्रीन गैस खत्म हो रही होगी और रेड ब्राउन गैस बनती हुई दिख रही होगी आपको, और ये एक्वस फॉर्म में बन रहे हैं। तो जब मैंने येलोइश ग्रीन गैस को, मैं क्लोरीन को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो येलोइश ग्रीन कलर हो जाएगा पानी का, और फिर जब ब्रोमीन बनेगी तो पानी का कलर जो होगा वो ऑरेंज या रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। यूजुअली ऑरेंज हो जाता है पानी में, जब ब्रोमीन मिलती है ना तो दैट्स गिव्स अ ऑरेंज कलर। सही है। नेक्स्ट, लेट्स से इफ वी हैव Br2 और उसको मैं सोडियम आयोडाइड में डालूं, तो ब्रोमीन इज अबव आयोडीन इन ग्रुप 17, bromine is more reactive than iodine, so it will displace the iodide ion and will form sodium bromide, and iodine will be displaced to form iodine. अभी एक्वस फॉर्म में आयोडीन, अच्छा एक्वस फॉर्म में भी ना पर्पल कलर देता है,
Sodium bromide is aqueous or bromine is in aqueous form. So this will be a purple color. ये जो हमने डाला था it was orange या red. और aqueous form में ना ब्रोमीन जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो ऑरेंज कलर का होता है. तो कलर चेंज क्या दिखेगा तुम्हें? ऑरेंज टू पर्पल. इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना. लाइक यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं आएगा. सोडियम ब्रोमाइड आयोडीन ना इसके साथ 2 आएगा, फिर इसके साथ 2. ठीक है. मतलब इस इक्वेशन की अगर मैं इसको देखूं ना तो बेसिकली ब्रोमीन जो है ना वो तो Br2 था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और वो किस में कन्वर्ट हुआ? Br नेगेटिव आयन में. अगर मैं आयोडीन को देखूं तो इट वाज इन आयोडाइड आयन फॉर्म और वो किस में कन्वर्ट हुआ? आयोडीन में. तो इसमें से ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1. दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज रिडक्शन. और आयोडीन को देखें तो आयोडाइड आयन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन. और जो चीज खुद रिड्यूस्ड हो रही है इट मस्ट बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें मोर रिएक्टिव क्या है? ब्रोमीन है ना, तो मोर रिएक्टिव. More reactive halogen always act as an oxidizing agent because it itself get reduced, and less reactive halogen act as a reducing agent because it itself get oxidized. सही है. कलर चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कलर चेंज वो पूछ लेता है. ठीक है. कलर चेंज मैंने अभी आपको जो बताया ना वो जैसे फ्लोरीन का कलर हमने देखा कि फ्लोरीन जो होती है ना वो येलो, पेल येलो कलर होता है उसका गैस का. लेकिन फ्लोरीन का अगर पानी में डिसॉल्व करो ना एक्वस वाटर के अंदर तो वो लाइट येलो कलर, बहुत लाइट येलो कलर हो जाता है. क्लोरीन का येलोइश ग्रीन कलर होता है. मैं अगर क्लोरीन को उसमें डिसॉल्व करूँ ना पानी के अंदर तो उसका कलर जो है ना वो कुछ पेल ग्रीन टाइप का हो जाता है. आप लिखोगे क्या? पेल ग्रीन. इसी तरह ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में हमारे पास कुछ रेड ब्राउन या रेड भी लिखा होता है, ब्राउन भी लिखा होता है. लेकिन ब्रोमीन जब पानी में डिसॉल्व हो जाती है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए भी यूज किया था हमने, तो उसका कलर जो है ना वो ऑरेंज शेड उसका दिखता है. इसी तरह जो आयोडीन है वो हमें पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, सॉरी आयोडीन सॉलिड फॉर्म में तो वो ग्रे ब्लैक कलर का है. अच्छा, आयोडीन एक्वस फॉर्म में भी ना आपको पर्पल कलर देगा. ठीक है. गैशियस फॉर्म में भी पर्पल देगा, इसके वेपर्स भी पर्पल होते हैं. मतलब आयोडीन के अगर मैं वेपर्स देखूं तो वो भी पर्पल कलर के ही होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में उसका कलर बिल्कुल ही अलग होता है, ग्रे ब्लैक. ब्लैक कह दो या ग्रे कह दो. सही है. कोई सवाल यहाँ तक किसी का? सर ये जो कलर्स चेंज हो रहे हैं ये आपका पेल येलो से जब डिस्प्लेस होता है तो लाइट येलो हो जाता है? नहीं, ये तो मैंने तुम्हें वो कलर बताए कि गैशियस अगर इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं, क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ, आयोडाइड आयन के साथ, जैसे कि सोडियम आयोडाइड है, उसके साथ उसको डालोगे तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा और आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन बन जाएगा. सही है. तो ये जो कलर था ना पहले पहले तो आयोडीन नहीं था, पहले तो सिर्फ सोडियम आयोडाइड था, वो कलरलेस होता है. जो क्लोरीन था वो
एक्वस फॉर्म में जब हमने डाली थी ना, वैसे क्लोरीन गैस का कलर हम येलोइश ग्रीन करते हैं, लेकिन जब क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में पानी में डिसॉल्व होती है ना, तो उसका कलर होता है पेल ग्रीन। और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो क्लोरीन गैस तो खत्म हो गई ना, क्लोरीन तो रहा नहीं ClCl2 की फॉर्म में, तो वो सोडियम क्लोराइड बन गया, लेकिन उसके बदले आयोडीन बने। तो आयोडीन का वैसे कलर तो सॉलिड फॉर्म में ग्रे ब्लैक होता है, लेकिन आयोडीन जब पानी में बनता है ना, तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है थोड़ा, तो उसका जो कलर आता है पानी में वो पर्पल कलर का आता है। तो इस रिएक्शन का कलर आप क्या लिखोगे, पेल ग्रीन से कन्वर्ट हुआ है पर्पल में। फिर आप उसको ग्रे ब्लैक नहीं लिख देना, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रे ब्लैक आयोडीन का सॉलिड फॉर्म में कलर होता है, एक्वस फॉर्म में आयोडीन का कलर पानी में डिसॉल्व होने पे पर्पल होता है। और ये रिएक्शन पानी में हो रहा है क्योंकि सोडियम आयोडाइड पानी में था, हमने क्लोरीन उसमें डाला तो क्लोरीन भी एक्वस फॉर्म में आ गया, जो सोडियम क्लोराइड बना वो भी पानी में बना तो एक्वस, और आयोडीन जो बन रहा है वो भी पानी में बन रहा है तो वो भी एक्वस है। जी राहिम, ओके समझ सर। आई बात? और पूछना है किसी को कुछ? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना हेलोजन का रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जो हम अभी थोड़ा ऊपर देख भी चुके हैं। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से होता है, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन हमने गैसियस फॉर्म में फ्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराया ना, तो ये बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी ऊपर देखा है, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये बड़ा वायलेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो ना रिएक्शन डिस्क्रिप्शन क्या होती है, रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। अब ये याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है। इसको इवन के तुम अगर क्या कहते हैं ठंडे में भी करवा दो ना रिएक्शन, और डार्क, तो मतलब ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, इनके लिए लाइट जरूरी होती है, बट लेकिन ये रिएक्शन अगर आप कूल में भी करा दो और डार्क कंडीशंस भी हो, तो फिर भी ये ना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे, तो क्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन नहीं है जितना फ्लोरीन है, तो बनेगा HCl। और ये रिएक्शन ये भी एक्सप्लोसिव ही होगा, लेकिन ये डार्क में नहीं हो सकता। इसके लिए फिर आपको जो है वो सनलाइट चाहिए होगी, हीट करने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी, हो खुद ही जाएगा। फिर तीसरा आपके पास है ब्रोमीन, इससे बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इक्वेशन बैलेंसिंग भी करते जाना साथ साथ, और ये जो है वो रिएक्ट स्लोली, और इसको हीट करना पड़ेगा। Then the fourth one is hydrogen reacting with iodine, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। अच्छा, ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, इनफैक्ट ये एक वाहिद रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इन सारे हैलोजेंस का, तो उसको मैं इस तरह से बनाऊंगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, बट यू गाइस नो रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है, ठीक है। और ये जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाता है, तो इसको हम बारे में हम ये लिखेंगे, फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑन हीटिंग, हीट इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन ये जो बनी है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, और ये सारे एसिड्स होते हैं। अच्छा, ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना है ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो ग्रुप 17 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, आयनिक भी बना रहा है। सोडियम क्लोराइड के साथ तुमने आयनिक बॉन्ड देखा, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आपको पता है कि ये बॉन्ड लेंथ इनकी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज
डिक्रीज हो रही होगी। मतलब अगर मुझे बॉन्ड तोड़ने तो सबसे आसानी से मैं किसका बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड का, और सबसे मुश्किल से टूटेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। मतलब अगर मुझे इनको उल्टा रिएक्शन करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करके वापस हाइड्रोजन और फ्लोरीन बनाना है, तो ये काम करने के लिए मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा हीटिंग कब करनी पड़ेगी, जब मुझे हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ जब ये बॉन्ड बना हुआ है, तो डाउन द ग्रुप 17 द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, रीजन क्योंकि बिकॉज अगेन वही रीजन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी तरह तुम लोगों को पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। सही है, तो बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि कितनी हीट पे वो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 17। अगर मुझे हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिकम्पोज करना है ना, तो उसका टेम्परेचर इवन वी नीड ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड करना है, वो भी अच्छा खासा स्टेबल होता है, उसके लिए भी नियर अबाउट 1500 से डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होते हैं और जो हाइड्रोजन आयोडाइड होते हैं, उनका जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, डिकम्पोजिशन, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई चीज हीट करें और बॉन्ड ब्रेक हो तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो साथ में ये भी लिख सकते हो, देयर decomposition temperature decreases। सही, कुछ पूछना है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें से लीस्ट थर्मली स्टेबल हमारे पास वुड बी हाइड्रोजन आयोडाइड। Yes, Faris, it is thermal decomposition. And most thermally stable would be hydrogen fluoride. Down this series, the composition temperature decreases, या we can say कि thermal stability decrease हो रही है ना। और हम लोग एनर्जेटिक्स में एक चीज और देखेंगे अभी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी जिसको कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड अगर बनेगा या टूटेगा, बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड एनर्जी, टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी जो होगी ना किलोजूल पर मोल में, इंथैल्पी, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं इसको।
तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी। इसकी बॉन्ड इंथैल्पी कुछ अराउंड 560 किलो पर मोल होती है, डाटा बुकलेट में लिखी हुई होती है। इसी तरह मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ऑब्वियसली कम होगी, अराउंड 430 कुछ होती है ये किलो पर मोल, और फिर इस तरह कम होती जाएगी। कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, फिर इन हैलाइड आयन को हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्टिंग फॉर हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस का टेस्ट करने का क्या मतलब है? आप लोग प्रैक्टिकल में भी देख रहे होगे, ओ लेवल में भी देखा है। अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि वाकई इसमें क्लोराइड है या नहीं है क्लोराइड आयन। अगर मेरे पास लेट से सोडियम ब्रोमाइड है और मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि इसमें ब्रोमाइड आयन है या नहीं है, ठीक है। लेट से मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम वो है, आयोडाइड है, और मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि इसमें आयोडाइड है या नहीं है। तो ये सारी जो रिएक्शंस होते हैं वो हम इनको ना सिल्वर के साथ टेस्ट करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है ना, इसमें मैं डाल दूंगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये बना लेगा सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है। और ये हो कैसे रहा है कि सोडियम जो है ना वो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो जाके इसको सिल्वर को हटाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पे भी एक तरह का, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसकी जगह पे जब सिल्वर क्लोराइड लग जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड जो है ना एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इसके जो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट के बनते हैं प्रेसिपिटेट, और इसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो व्हाइट कलर के बनते हैं। मतलब व्हाइट पीपीटी अगर हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें जो है क्लोराइड आयंस थे। इस तरह आपको ना बस नाम याद रखना है। तो इसके जो टेस्ट है ना, हमने ओ लेवल में एक टेबल किया था। लिटमस विटमस नहीं है फारिस, वो एसिड्स के लिए होता है, एसिड एंड अल्कलीज के लिए। अगर तुम्हें याद हो ना कि ओ लेवल में तुमने हैलाइड आयंस के लिए टेस्ट थे ना, हैलाइड आयन सारे तो नहीं थे, उसमें सिर्फ सिल्वर और आयोडाइड था। यहाँ पे भी जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड है। मतलब क्लोराइड आयन का अगर टेस्ट करना है, या ब्रोमाइड का टेस्ट करना है, या आयोडाइड का टेस्ट करना है, तो आप दो तरीकों से कर सकते हो। या तो आप इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट डालने पे जो आपका चीज बनेगी वो सिल्वर हैलाइड बनेगी, मतलब Ag, या तो AgCl बनेगा। अगर मैं क्लोराइड के साथ करूंगा तो AgCl बन जाएगा, ब्रोमाइड के साथ करूंगा तो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडाइड के साथ करूंगा तो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, सिल्वर क्लोराइड में आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी जिसको हम कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ हमारा आता है क्रीम पीपीटी, क्रीम कलर का, ऑफ वाइट समझ लो। और सिल्वर आयोडाइड के साथ आते हैं पेल येलो पीपीटी। तो ये कलर्स याद रखना। और ओ लेवल में हम एक और चीज के साथ, रीजेंट के साथ टेस्टिंग करते थे। टेस्टिंग तुम लोगों को पता है, ऑर्गेनिक में भी देखी है, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की। तो हम लोग अगर ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं ना, इसके अंदर अगर हम क्या करते थे, डाइल्यूट अमोनिया और डाल दें। डाइल्यूट अमोनिया का क्या मतलब है कि अमोनिया वाटर में जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होती है, एल्कली की फॉर्म में। तो ये जो व्हाइट पीपीटी बनते हैं ना, इसके साथ ये डिसॉल्व हो जाते हैं, तो और कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई क्लोराइड है। तो क्रीम पीपीटी बनेगा ब्रोमाइड के साथ, वो वैसे ही रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे कुछ नहीं होगा, तो दे स्टे रिमेन इनसॉल्युबल। इसी तरह आयोडाइड का भी जो है वो स्टेज इनसॉल्युबल। अगेन रटना है, रटना है। अच्छा, इसी में अगर मैं कंसंट्रेटेड अमोनिया डाल दूं, मैं डाइल्यूट अमोनिया डाला था और ज्यादा कंसंट्रेटेड अमोनिया डालूंगा, तो फिर क्या होगा कि कुछ इसमें से डिसॉल्व भी हो जाता है।
तो इट डिजॉल्व्स, जैसे पहले भी डिजॉल्व हो रहा था, जो सिल्वर ब्रोमाइड डिजॉल्व नहीं हो रहा था वो कंसंट्रेटेड अमोनिया डालने पे वो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो आपका आयोडाइड है ना इट विल स्टे इनसॉल्युबल। ठीक है।